नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं कृष्णा सेंडे। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुक्रवार को घर घर में विराजेंगे कृष्ण जी, जगह जगह फोड़ी जाएंगी दही हांडी। जिले की 2 बेटियों ने सिविल जज की परीक्षा में मारी बाजी, समाज में पेश की अलग मिसाल। सोलर लाइट में गबन, लहंगा कनार के सरपंच सचिव पहुंचे जेल। गोंगलई में होगा शहर का नया बस स्टैंड, व्यवस्थाएं पूरी होते ही शुरू हो जाएगा संचालन। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत, कटंगी, लामता और रूपजर थाने की घटना। महाविद्यालय में सीएलसी राउंड की सूची आते ही शुरू हुई दाखिले की दौड़, एक एक सीट पर टिकी छात्रों की नजर। और 2 महीने बाद भी जोधीटोला सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है पूरा, सड़क पर बिछी गिट्टी, आवागमन में परेशानी। अब समाचार विस्तार से। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चलिए हम आपको जिले के सबसे प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर के विषय में जानकारी देते हैं। यह मंदिर कितना पुराना है, क्या है मंदिर का इतिहास, चलिए जानते हैं। राधा स्वामी मंदिर के पुजारी प्रभात कुमार शंकरलाल शर्मा बताते हैं कि बीते कई वर्षों से वे और उनके भाई ध्रुव कुमार शर्मा इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले जमींदारी प्रथा थी, इस दौरान यह जमींदारों का बगीचा हुआ करता था। इस बगीचे में साधु संत आकर रुकते थे। जानकारी यही है कि किसी साधु संत के द्वारा यह प्रतिमा दान की गई थी। दान दाताओं द्वारा दी गई इतनी बड़ी प्रतिमा सहेज के रखने के लिए इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था। पहले माल गुजारों का जमींदारी का ज़माना था। कुछ साधु संत महात्मा लोग यहाँ, उनका बगीचा था, यहाँ आते थे और जाते समय वो कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप में कुछ देकर जाते थे यहाँ के माल गुजारों को। तो ऐसा हम लोगों को बताया जाता था इसके बारे में कि उन साधुओं ने ये राधा कृष्ण की मूर्ति उनको उपहार स्वरूप देकर गए थे। तो चूँकि यहाँ के विद्वानों ने कहा होगा कि घर में इतनी बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखी जाती, तो उनका चूँकि ये बगीचा था तो उन्होंने 1896 में ये बगीचे में ये मूर्तियाँ स्थापित की थी। आने का सिलसिला जारी होता है। जन्माष्टमी महोत्सव और दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट का प्रसाद वितरण समारोह होता है, उसमें भी आते हैं। पुजारी प्रभात कुमार शर्मा बताते हैं कि वर्ष में 2 दिन इस मंदिर में विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान और दीपावली में अन्नकूट के दिन भक्तों की बहुत अधिक भीड़ रहती है। 3 पीढ़ी से उनका परिवार इस मंदिर में देखरेख कर रहा है। उनके पिताजी के बताए अनुसार इस मंदिर में जिसने भी सेवाएं दी है वहाँ बड़ी बड़ी पदों पर आसीन रहा है। और कुछ ऐसे भक्त लोग हैं जो कई 50-60 साल से निरंतर यहाँ आते ही रहते हैं, जो कभी कभी बहुत छोटे व्यापारी होते थे, आज उनका अपना एम्पायर है। और हनुमान जी की ये मूर्ति है हमारे यहाँ, ये काफ़ी सिद्ध मानी गई है। शिवालय है, शिवालय में अभिषेक कार्यक्रम हमारे यहाँ 1911 में 6 महीने तक घी की धार से हुआ। राधा कृष्ण मंदिर निश्चित ही जिले का एकमात्र मंदिर है और जन्माष्टमी के दिन एक बार फिर भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति, कृष्ण भक्ति में डूबे लोग यहां पर अपनी मन्नतों को लेकर पहुंचेंगे। मंदिर में एक बार फिर कुछ लोगों की दुआएं पूरी होगी तो कुछ यही सोचेंगे कि शायद अगले बरस फिर मान्यताओं के लिए मंदिर में वे दुआएं करेंगे और उनकी दुआएं पूरी हो जाएगी। इसी उम्मीद के सहारे कृष्ण भक्ति में डूबे लोग जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। कलेक्टर दीपक आर्य ने 22 अगस्त को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर श्री आर्य ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। विशेषकर जमीन की खरीदी बिक्री के बाद रजिस्ट्री होने पर 1 माह के भीतर उनका नामांतरण हो जाना चाहिए। जिले की किसी भी तहसील में रजिस्ट्री के बाद नामांतरण का प्रकरण 1 माह से अधिक पुराना नहीं पाया जाना चाहिए। राजस्व अधिकारियों से कहा गया कि वे पटवारियों के कार्यों की सतत समीक्षा करें। प्रायः शिकायत मिलती रहती है कि पटवारी के द्वारा भूमि स्वामी की मृत्यु के बाद भी फौती दर्ज नहीं की गई है। बिना किसी कारण के फौती दर्ज नहीं करने पर पटवारी के विरुद्ध कार्रवाई करें। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में यदि किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है
तो उस क्षेत्र के पटवारी का दायित्व है कि वह मृतक के बच्चों का नाम भूमि स्वामी में दर्ज कर अपना राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले। प्रतिवर्ष के अनुसार भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी 23 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस दौरान शहर के कई स्थानों पर मटकी फोड़ का आयोजन किया जाएगा। पुराना राम मंदिर के पुजारी मधुरेश मिश्र बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के लिए 23 अगस्त का दिन है। तिथियों के अनुसार सही है, इसी दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। जन्माष्टमी 23 अगस्त दिन शुक्रवार को ही मनाना है। कारण यह है कि 24 तारीख को शनिवार के दिन रात्रि 12:15 तक रोहिणी नक्षत्र जा रहा है, लेकिन तिथि नहीं मिल रही है। और 23 तारीख दिन शुक्रवार में हमें तिथि भी मिल रही है, अष्टमी तिथि, और नक्षत्र 12:01 के बाद में रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। 1 मिनट का फर्क पड़ रहा है केवल, लेकिन वो 12:01 में हमें मिल रहा है। इसलिए 23 तारीख दिन शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने पर हमें तिथि भी मिलती है, नक्षत्र भी मिलता है। शकील मंसूरी बताते हैं कि ऐसे तो जिले भर में दही हांडी का आयोजन किया जाता है। इसकी शुरुआत मुंबई से हुई थी। जिला मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 16 जय जवान जय किसान समिति के द्वारा दही हांडी का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस दही हांडी को देखने के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय कृष्ण मंदिर गुजरी चौक पर प्रथम मटकी के रूप में ये कार्यक्रम चालू होता है। वहाँ प्रथम मटकी फोड़ी जाती है और उसके द्वितीय दिन 24 तारीख को ये स्थानीय शहरी मोहल्ले से होकर के ये मटकी फोड़ का जो जुलूस है ये शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ हमारे वार्ड की ओर पहुँचता है। मध्य प्रदेश शासन पंचायत विभाग के द्वारा बीते दिनों से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को पंचायत का दर्जा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर आवलाझारी पंचायत के रजे गांव को मापदंड पूरे होने के बाद भी पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया। इस पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी। मांग पूरी नहीं होने पर न्यायालय जाने की चेतावनी दी। जिला प्रशासन के सामने अपनी मांग और परेशानी बताने पहुंचे ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि रजे गांव को आवलाझारी पंचायत से अलग कर पंचायत बना दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने सूची में देखा तो आज भी उनका गांव आवलाझारी पंचायत के अंतर्गत आ रहा है। इसी मामले की शिकायत करने जिला प्रशासन के पास आए हुए हैं। समस्त ग्रामवासी आवलाझारी पंचायत के अंतर्गत ग्राम रजेगांव से आते हैं। 1 जुलाई 2011 के जनगणना के तहत 1 जुलाई 2019 को कलेक्टर महोदय द्वारा हमारी पंचायत को स्वतंत्र पंचायत बनाने का जानकारी प्रेषित की गई है, परंतु उसकी 16/8/2019 को दावे आपत्ति की डेट थी। तो हम समस्त ग्रामवासी एसडीएम महोदय के पास जाकर के ज्ञापन सौंपे, लिखित में मौखिक में बात भी किए एसडीएम महोदय से, परंतु वहाँ पे हमारे को एसडीएम महोदय द्वारा जो राज्य शासन से राजपत्र जारी हुआ है उसमें खाली जनसंख्या का उल्लेख दिया है, उसके अलावा किसी प्रकार से कोई दूसरी कंडीशन नहीं दी गई है। परंतु समस्त ग्रामवासियों के सामने ऐसी गोलमोल आश्वासन देते हुए एसडीएम महोदय से हम असंतुष्ट होते हुए हम कि हमारा राजस्व रजेगांव राजस्व ग्राम के अंतर्गत आता है और हमारे यहाँ बहुत मात्रा में खनिज पत्थर पाया जाता है और हमारे यहाँ से शासन को बहुत ज़्यादा राजस्व मतलब एकत्रित होता है। उसके दौरान भी आज तक विकास कार्यों में हमारे यहाँ किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं हुए हैं। आज भी हमारा गांव दलदल में है और आज भी मोटरसाइकिल वगैरह से गांव बड़ी कारें वगैरह फंस जाती है, निकल नहीं पाती इतना राजस्व आने के बावजूद भी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से रजेगांव से इतना राजस्व आता है और रजेगांव का विकास न होती हुई, इसलिए समस्त ग्रामवासी विगत 15 वर्षों से ग्राम रजेगांव को अलग करने की मांग करते आ रहे हैं। रजेगांव से पहुंची सपना घरडे बताती है कि आवलाझारी से उनके गांव की दूरी 4 किलोमीटर है। इस कारण कोई भी काम करवाने में उन्हें परेशानी होती है, इसलिए उनकी पंचायत को अलग कर देना चाहिए। सर क्या है, दूर जाना पड़ता है हमको। क्या है, अगर हम सरपंच को देखते हैं तो कभी कभी 8-8 दिन 4-4 दिन हमको सरपंच से मिलता नहीं। कोई भी काम रहता है तो हमको अपने मजदूरी का नागा करके जाना पड़ता है और मिलता नहीं, परेशानी होती है। गांव से कितने किलोमीटर की दूरी? 4 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, तो कितनी जनसंख्या होगी आपके गांव की, रजेगांव की? 1010।
क्यों फायदा मिलेगा इसका अगर पंचायत अगर आप हाँ सर, अलग होना चाहिए पंचायत। गांव के ही साहिबलाल लिल्लारे सीधे सरपंच पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि रजे गांव में खनिज बहुत अधिक होता है, इस कारण राजस्व की प्राप्ति बहुत अधिक होती है। इसलिए सरपंच ने आपत्ति लगाई कि रजे गांव को अलग ना किया जाए। अगर अब सुनवाई नहीं हुई तो वे लोग न्यायालय जाएंगे। अलग नहीं किया जाता फिर वही है, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जाएंगे? हाँ, पूरे गाँव वाले मिल के जाएंगे। अच्छा, क्या वजह लगती है कि आपकी पंचायत को अलग नहीं किया जा रहा है? वही है, जैसे हमारे गांव में माइंस वगैरह बहुत ज़्यादा है और आलेजरी में नहीं है, तो उसका जो फ़ायदा है वो हमारे गांव में कम और आलेजरी में ज़्यादा होता है। इसी कारण वो सरपंच है कि हमारे गांव को अलग नहीं होना चाहिए। मतलब सरपंच पूरी टोटल इसमें? हाँ, सरपंच ही है, आपत्ति करता सरपंच है। महाविद्यालय में दाखिले की दौड़ का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। किसे एडमिशन मिलेगा किसे नहीं लगभग तय हो चुका है। 21 अगस्त की देर शाम को सीएलसी राउंड की जैसे ही सूची जारी की गई तो कॉलेजों की ओर छात्रों ने दौड़ लगा दी। 22 अगस्त को महाविद्यालय के द्वारा नोटिस बोर्ड पर सीएलसी राउंड की प्रतिशतवार छात्रों की सूची लगा दी गई, जिसे देखने के लिए छात्रों की बहुत अधिक भीड़ दिखाई दी। हर कोई यही तय करना चाह रहा था कि क्या उसका नंबर आ गया है या फिर उसे निराशा हाथ लगी है। आपको बता दें कि सीएलसी राउंड में भी बहुत अधिक प्रतिशत पर कट ऑफ जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि सीएलसी राउंड के प्रवेश हो चुके हैं। विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार ही प्रतिशत के आधार पर एडमिशन किए जा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएशन स्नातक स्तर के सभी जो थे वो कल शाम को लिस्ट टंग गई थी, बल्कि कल प्रवेश भी शुरू हो गए और आज पीजी लेवल की लिस्ट आज जारी हो रही है। तो अभी 4 बजे के बाद जो बच्चे होंगे उनको एडमिशन भी दे दिया जाएगा और नहीं तो परसों से रेगुलर वर्क शुरू होगा। ये प्रवेश प्रक्रिया मान लीजिए आज से चालू हुई है, तो 27 तारीख स्नातक स्तर पे 27 तारीख तक और स्नातकोत्तर स्तर पे 28 तारीख तक ये प्रक्रिया जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका के आदेश के तहत आज डॉक्टर ए.के. जैन ने जिला मलेरिया अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। पद में से चर्चा के दौरान जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर ए.के. जैन ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में जिले में मलेरिया रोग काफी नियंत्रण में है। उस जगह पर मलेरिया रोग बारिश के दिनों में तेजी से के साथ फैलता है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है। अधिकांश फैंसीफेरम के केस सामने आते हैं जिन पर अंकुश लगाया जा रहा है। देखिए क्या है कि शासन के निर्देशानुसार एक जिला मलेरिया अधिकारी पदस्थ हुए हैं, पर किन्हीं कारणवश वो उनके आने में विलम्ब हो रहा है और कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने ये दायित्व मुझे सौंपा है। निश्चित रूप से हमारा जिला मलेरिया के मामले में काफ़ी संवेदनशील रहा है और हमेशा से हमारे ज़िले में मलेरिया के फैंसीफेरम के केसेस अधिक आते रहे हैं। बड़े खुशी की बात ये भी है कि पिछले 2 वर्षों में इसमें काफ़ी नियंत्रण हुआ है और पिछले 1 वर्ष में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसमें कंट्रोल किया है और उसकी वजह ये हुई है कि इस साल हमें बहुत ही कम पॉजिटिव केस, अभी धनात्मक केस जो हमें मिले हैं वो बहुत ही कम मिले हैं। फिर भी यदा कदा मलेरिया के केसेस होने की घटनाएं सामने आ रही हैं और उनकी पुष्टि भी होती रहती है, तो जिसके लिए हम शासन के निर्देशानुसार जिस तरह की भी गतिविधियां करनी है हम वो करेंगे और जो स्थिति बन गई है, एक अच्छी स्थिति का निर्माण हो चुका है, उसी स्थिति को आगे बढ़ाएंगे। बालाघाट शहर से लगी हुई भरवेली पंचायत की 2 बेटियों ने सिविल जज परीक्षा में सफलता प्राप्त कर समाज में नई मिसाल पेश की है। यह दोनों होनहार बेटियां हैं शैफी ताहिर तमन्ना और रश्मिका कोड़िया। निश्चित ही आज दोनों बेटियों की सफलता में एक सफलता समान है, लेकिन इस सफलता के पीछे दोनों की कहानियां बहुत अलग अलग है। एक के साथ माता पिता और सभी सुविधाएं हैं, तो वहीं दूसरे के साथ परिवार के लोग तो है लेकिन सुविधाएं नहीं। उसके बाद भी यह सफलता उन्होंने प्राप्त की। बात करें 23 साल की उम्र में पहले ही बार में सिविल जज जैसी परीक्षा पास करने वाली शैफी ताहिर तमन्ना की। बचपन से ही पिता का साया सर से उड़ गया। मम्मी एक निजी स्कूल में पढ़ाती है और उसके बाद जैसे तैसे बड़े ही अभाव में जीवन व्यतीत होता है,
लेकिन मन में कुछ करने की कसक उस जैसे आज सोफी को बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। 12वीं क्लास के बाद से ही सेफी ने मन में ठान लिया था कि उसे सिविल जज बनना है। फिर क्या था उसके पीछे, जैसे पूरा परिवार खड़ा हो गया और वह मेहनत करती गई और सफलता उसके कदम चूमती गई। सेफी अपनी सफलता के पीछे अपनी मम्मी, अपने परिवार के लोग और अपने गुरु, जिन्होंने बचपन से उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, मधु हरपाल का नाम लेना नहीं भूलती। निश्चित ही सेफी की सफलता उन लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण है जो अभाव में रहकर ही सफल होना चाहते हैं। एक्चुअली रैंक नहीं पता, बट ओबीसी में मेरा 17th पोजीशन मैंने देखा, तो मेरे मार्क्स 253.5 है और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। आपको मालूम है आपने 23 साल की उम्र में सिविल जज की परीक्षा पास किया है? हाँ, मुझे भी कल से यकीन नहीं हो रहा है ये। अच्छा, ये बताइए किस तरह की तैयारी की थी आपने? मेरा एक्चुअल मैंने 2018 ही पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की शर्मा सर के पास, तो मेरा कुछ सर्टेन नहीं था, वैकेंसी आई तो मैंने सर से पहले सलाह ली, क्योंकि मैं CS स्टूडेंट भी थी, मतलब श्योर नहीं थी कि ये अटैम्प्ट देना था। सर ने हिम्मत दिलाई, उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो, तो मैंने फिर शुरुआत की। प्री निकला, फिर मेंस, तो फिर उन्हीं की जो डायरेक्शन थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल इससे पहले प्रिपरेशन नहीं की थी। मैं 2018 में ही पास आउट हुई हूँ और इससे पहले मैं CS कर रही थी और मैं अभी CS फाइनल में भी हूँ। कहाँ से पढ़ाई की थी आपने? मेरा GH रायसोनी लॉ स्कूल, नागपुर यूनिवर्सिटी। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मम्मी पापा के ना होते हुए भी उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ सपोर्ट दिया, और फिर मेरे फियांसे है, उनकी पूरी फैमिली, और मेरे हरपाल सर की फैमिली, जिन्होंने मेरी प्राइमरी, मेरे मिडिल एजुकेशन पे मतलब बहुत फैमिली सपोर्ट किया। मेरे रिलेटिव्स से भी ज़्यादा उन्होंने हमेशा हम लोग का सपोर्ट किया। तो ये सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और मेरे बहन भाई, मेरी सिस्टर, मैं पढ़ती थी और वो सारा घर संभालती थी, और मेरा भाई हमेशा मुझे प्रमोट करता था कि मुझे पढ़ाया जाए। तो बस मेरी फैमिली और ये सब लोग। सैफी की अम्मी बताती है कि नए जमाने की पढ़ाई उन्हें समझती नहीं है। बेटी ने कहा कि मुझे जज बनना है और इस तरह से पढ़ाई करना है, तो वह तैयार होगी। फिर क्या था, आज वह सफल हो गई। वे चाहती है कि उनकी बेटी भी गरीब और पिछड़े लोगों की मदद करे, जिससे कोई भी पैसे के अभाव में अपने मुकाम तक पहुंचने में परेशान ना हो। पढ़ती है और उसी की मतलब ये सब मेहनत देखते हुए मतलब हमने सपोर्ट किए, क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि कुछ कर सकती है मेरी बेटी, पढ़ सकती है। और इसी वजह से मैं उसके मतलब जो भी वो बोलती थी कि मम्मी ये करूँगी वो करूँगी ऐसा करके, तो मैं पूरा सपोर्ट करती थी उसका कि ठीक है, क्योंकि आज की जो पढ़ाइयाँ हैं वो अब शायद ज़्यादा हम लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं टीचर हूँ मगर फिर भी नहीं, उसने जो भी मतलब मेरे से सपोर्ट मांगा मैंने पूरा उसको मतलब सपोर्ट की। बस ये मतलब मेरी इच्छा है कि जैसे कोई बच्चा अगर हमारे समाज में है या समाज से बाहर भी, जो भी मतलब हमसे परिचय वाले बच्चे, और अगर जो मतलब कुछ करने की इच्छा रखता है और उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं अपनी बेटी से यही बोलूँगी कि मतलब ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। सिविल जज परीक्षा में 7वीं रैंक प्राप्त करने वाली रश्मि ककोड़िया बताती है कि शुरुआत में ही उन्होंने मन में ठान लिया था कि उन्हें जज बनना है। उसके बाद उन्होंने मेहनत की और उन्हें सफलता मिली। मैंने इसके लिए काफ़ी 3 साल से एक्चुअली मैं प्रयास कर रही हूँ, और 12th के बाद से जब से मुझे लॉ का मतलब किसी ने सजेशन दिया, तब से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी धीरे धीरे, और इसकी वैकेंसी भी कंटिन्यू आ ही रही थी, तो मैंने अपनी तैयारी शुरू रखी। और जैसे वैकेंसी आती रही तो एक बार मेरा प्री निकला, फिर लास्ट टाइम मेरा मेंस के लिए थोड़ा सा रह गया था, फिर मैंने फिर से अच्छे से तैयारी की, अपनी गलतियों को देखा, फिर उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करी, एकदम चालू रखी मैंने अपनी तैयारियाँ। तो कैसे प्रेरणा मिली थी कि आपको लॉ ही चुनना अपने भविष्य को लेकर? एक्चुअली अभी 12th के बाद कॉमर्स, बायो, मैथ्स ये तो सुना था, बट अभी लॉ का जब से वैकेंसी सिविल जज का आ रहा था, तो मेरा 12th के बाद से थोड़ा सा डाइवर्जन उधर चला गया कि एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सोशली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और सबको पढ़ना चाहिए और सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये, सबको इसका ज्ञान होना बहुत। परिवार का बहुत सहयोग मिला है, पापा ने भी बहुत गाइडेंस दिया है हमेशा, मम्मी भी हमेशा बोलती रही अच्छे से बेटा पढ़ो, और पापा का काफ़ी रहा सहयोग कि आप सिविल जज की अच्छे से तैयारी करो और निरंतर अपना प्रयास करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कहाँ पढ़ाई किया था आपने? मैंने 12th के बाद कॉलेज नागपुर से किया, अम्बेडकर लॉ कॉलेज है वहाँ से। रश्मि के पापा संतोष ककोड़िया बताते हैं कि उनकी बेटी ने बहुत अधिक पढ़ाई की, इसलिए सफलता उन्हें मिली। वे चाहेंगे कि अन्य बच्चे भी अच्छी तैयारियां करें।
अच्छी मेहनत करें जिससे उन्हें सफलता मिले। मैं यही मानता हूं कि मेरी बच्ची ने काफ़ी परिश्रम किया है और उस मुकाम पर पहुंची है, और अन्य बच्चों को भी मैं आदिवासी होने के नाते एक यही कहूँगा कि सारे बच्चे भी प्रयास करें और उस मुकाम पर पहुँचें, क्योंकि ST SC के बच्चों को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, और अगर वे भी ऐसे ही काफ़ी आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो मुकाम हासिल करने में उनको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी सोच है। कैसी तैयारी किया करती थी बच्ची मेरी काफ़ी परिश्रम की, वो जब भी देखता था तो काफ़ी पढ़ाई करती रहती थी, और मेरी भी हार्दिक इच्छा थी कि मेरी बच्ची उस सिविल जज की तैयारी कर रही है तो उस मुकाम पे पहुँचे, और ईश्वर ने वहाँ पहुँचाने में काफ़ी उनकी ईश्वर की काफ़ी सहायता रही। और बाकी बच्चे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? शहर के उपनगरीय क्षेत्र गौरीशंकर नगर में बारिश शुरू होते ही परेशानी शुरू हो जाती है। इसके पीछे बड़ी वजह क्षेत्र में पहुंचने वाली मुख्य सड़क है, जो नहीं बनी है। मिट्टी सड़क होने के कारण वार्ड वासियों को आवागमन में परेशानी होती है। बीते एक सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण एक बार फिर गौरीशंकर नगर के भीतर जाने वाली सड़क कीचड़ से सन गई। स्थानीय लोग परेशान हुए और गुरुवार को उन्होंने स्वयं सड़क की मरम्मत शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका के विरुद्ध नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि इसके पहले भी गौरीशंकर नगर के लोगों ने सड़क स्वयं मरम्मत की थी। इस दौरान नगर पालिका ने बताया था कि सड़क का निर्माण कार्य करवाए जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होगी निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन उस बात को 2 महीने से अधिक का समय बीत गया। बावजूद उसके भी कि आज तक टेंडर नहीं हुआ, सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ। इस कारण वार्डवासियों में और अधिक आक्रोश व्याप्त हो गया। वर्तमान समय में एक बार फिर नगर पालिका वही राग अलाप रही है कि सड़क का जल्द निर्माण कार्य करवाया जाएगा। अब देखना यह है कि गौरीशंकर नगर की समस्या का समाधान कब तक होता है। नगर के वार्ड नंबर 9 स्थित आमाबोड़ी तालाब के पास में नालियों की नियमित साफ सफाई न होने से गंदगी का अंबार लगने लगा है। टूटी नालियों के कारण गंदे पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है। साथ ही वार्ड वासियों के घरों में सामने नालियों में कूड़ा कचरा डालते हैं, जिससे कचरे का ढेर लग जाता है जो नाली में जमा हो जाता है, जिससे वार्ड वासी परेशान हो गए हैं। वर्तमान में बरसात का समय चल रहा है, जिससे बरसात का पानी भी नाली से नहीं निकल पा रहा है। समस्या तो ये है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ये नाली में भयंकर कचरा है, पानी पास नहीं हो रहा है, मच्छरों का भी बहुत यहाँ पर वो है, और इधर में भी देखिए बोड़ी में पूरा गंदा पानी सुअर है, बिल्कुल क्या बोलते हैं यहाँ पर चल रही है। इससे पूरा एकदम वातावरण एकदम गंदा हो चुका है, यानी नली का भी पानी पास नहीं हो पा रहा है, बरसात का भी पानी पूरा नली पे आके डंप हो रहा है। और ये देख रहे हैं आप, ये जैसे कि यहाँ पूरा नली देख रहे हो, ये सब सुअरें वगैरह पूरा गंदगी पना कर रही है यहाँ पर। तो हम चाहते नगर पालिका से कि थोड़ा सा साफ़ सफाई का, थोड़ा सा यहाँ की जो पार्षद महोदय भी हैं वो थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि मोहल्ले में क्या है गंदगी का बहुत वो ज़्यादा वो हो गया है यहाँ पर, बदबू भी आती है, बदबू भी भयंकर आ रही है यहाँ पर। नगर पालिका को शिकायत की जा चुकी है, किंतु नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते वार्ड वासियों को मच्छरों के प्रकोप से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का अंदेशा बना हुआ है, जिसके डर से वार्ड वासियों के द्वारा स्वयं के व्यय पर नाली की सफाई कराने की बात सामने आ रही है। हमारे घर के सामने बहुत सारा कचरा पड़ा है और वो भी नाली साफ नहीं होती, तो हम लोगों ने 200 रुपये दे के नाली साफ करवाए, और वो उन लोगों को बोल रहे हैं कि कचरा ले जाओ करके, तुम लोग कचरा नहीं ले जा रहे। यहाँ से जाते हैं रोज और बोलते हैं तो सुनते नहीं। क्या दिक्कतें आ रही थी जब आपको मजबूरी में 200 रुपये देके साफ कराना पड़ा? वो पूरा पानी क्या कहते हैं हमारे घर के अंदर पूरे यहाँ तक भर रहा था, पूरे सब यानी लोगों के गटर का उधर का पानी सब आ रहा था पूरा। नगर पालिका अध्यक्ष बताते हैं कि 15 अगस्त के कारण उनका पूरा अमला अन्य कार्यों में व्यस्त था। जल्द ही वार्ड नंबर 9 में साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा। कुछ दिन पहले हम लोग साथ में गए थे ना, आप भी गए थे। अभी चूँकि 15 अगस्त बिजली और छोड़ने बड़े त्यौहार थे शहर में, तो पूरा हमारा अमला नगर पालिका का 15 अगस्त और बिजली की तैयारी में था। अब अमला हमारा फ्री हो चुका है। कल जन्माष्टमी के बाद से आप देखेंगे जो नाली बता रहे हैं वहाँ सफाई हो जाएगी, पूरी सही ज़्यादा सफाई हो रही है। पर चूँकि कुछ दिन में हमारा महत्वपूर्ण काम 15 अगस्त था, हमारा अमला व्यस्त था, लगातार हमारे शहर की 15 वाली सफाई कल से आप उस नाली के लिए भी कई बार सफाई कर्मी जाते हैं उस नाली की सफाई करने, मगर वहाँ पे सफाई नहीं हुई। और आज सुनने में आया कि परसों 200 रुपये देकर के किसी से साफ कराया है। हमारे पूरे सफाई कर्मचारी वहीं रहते हैं, सीधे रहते हैं,
और कुछ मिठागढ़ नहीं है स्टेबल क्वेश्चन कराया, क्योंकि वो निगा एरिया है हमारे लगातार सफाई होती है। आप बता रहे हो तो दिखा ऐसा क्यों हुआ जिससे की वजह। रूपसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी डोरा के ग्राम कुकड़ा में एक 50 वर्षीय बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार एक दिन पहले गांव जाने कहकर घर से वे निकले थे, किंतु दूसरे दिन ग्राम के समीप जंगल में पेड़ पर उनका शव लटकता हुआ दिखाई दिया। पुलिस चौकी डोरा के सब इंस्पेक्टर जेपी शर्मा के द्वारा बताया गया कि मृतक जयसी मेरावी उम्र 50 साल निवासी कुकड़ा ने ग्राम के समीप जंगल में फांसी लगा ली है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। एक सूचना मिली थी कि ग्राम कुकड़ा के जंगल में जय सिंह पिता धूप सिंह मरावी जाति बैगा ने अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली है। जो सूचना पर ग्रामीणों की सहायता से शव को नीचे उतारा गया और शव पंचनामा कार्रवाई की गई है और अभी मृत्यु का कारण प्राप्त ज्ञात नहीं हुआ है। शव का पीएम कराने हेतु परसवाड़ा अस्पताल रवाना किया है और जांच अभी चल रही है। आपको जानकारी गया मेरे पास में फोन लगाए थे, जब पता हुआ मेरे को फांसी लग गया है। अच्छा, तो किस बात को लेकर फांसी लगाई, कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, इस बारे से जानकारी नहीं है, पर फ़ोन करके बताए कि फांसी लग गया करके, तो मैं अभी ऐसी कोई किसी बात को लेकर प्रताड़ित तो नहीं था, मतलब शासन की हर योजनाओं का लाभ मिलता था इसे? हाँ, मिलता था, उसको राशन वासन सब मिलते थे। हाँ, किसी प्रकार का परेशानी नहीं, शराब पी के फांसी लगाने से बता रहे हैं। अच्छा, मतलब नशे की हालत में फांसी लगा की हालत। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह ने पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत बैयर की ग्राम पंचायत लहंगा कनार के सरपंच एवं सचिव को अधिक से अधिक 30 दिनों के लिए या वसूली योग्य राशि जमा करने तक जेल में बंद रखने के आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत लहंगा कनार के सरपंच हिरलू सिंह धुर्वे एवं सचिव चंदन सिंह धुर्वे के द्वारा 14वें वित्त आयोग की राशि से सोलर लाइट क्रय करने में भारी अनियमितता की गई थी, जिस पर 6 जुलाई 2017 को सरपंच एवं सचिव को सोलर लाइट में व्यय राशि 3,50,000 रुपए से आधी राशि 1,75,000 रुपए का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर जमा करने एवं ड्राफ्ट की पावती जमा करने को कहा गया था, लेकिन सरपंच एवं सचिव के द्वारा यह राशि जमा नहीं की गई। इस पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी अधिकारी रजनीश सिंह के आदेश पर सरपंच एवं सचिव को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जिला जेल बालाघाट की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। जेल अधिकारी से कहा गया है कि वे इन दोनों सरपंच एवं सचिव को अधिक से अधिक 30 दिनों तक या वसूली की 1,75,000 रुपए की राशि जमा करने तक सिविल जेल में बंद रखे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह ने जिन सरपंच एवं सचिवों से राशि की वसूल की जाना है उन्हें चेतावनी दी है कि वे वसूली की राशि शीघ्र जमा करा दे, अन्यथा उन्हें जेल में बंद रखने की कार्रवाई की जाएगी। लालबरा मुख्यालय की सड़कों सहित अन्य स्थानों पर धमाचौकड़ी करने वाले आवारा मवेशियों को ग्राम पंचायत पांडनवानी लालबरा के द्वारा धरपकड़ अभियान चलाकर गौशाला भेजने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे मवेशियों को आवारा छोड़ने वाले मालिकों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश पर ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा सरपंच अनिस खान के द्वारा बस स्टैंड मुख्य मार्ग में आवारा घूमने वाले 5 मवेशियों को पंचायत के मजदूरों के माध्यम से पकड़ा गया एवं पिकअप वाहन से गौशाला भेजा गया। की गई चर्चा में ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबरा सरपंच अनिस खान ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर मुख्यालय में आवारा घूमने वाले मवेशियों की धरपकड़ की जा रही है, जिसमें मवेशियों को पकड़कर गौशाला भेजा गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। माननीय कलेक्टर महोदय का आदेश हुआ है और इसके अलावा हमारी शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय एसडीएम साहब महोदय की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई थी और कलेक्टर महोदय द्वारा भी साफ साफ सभी जगह निर्देश दिए गए कि जो आवारा पशु हैं उन आवारा पशुओं को पकड़कर जो है सीधे कार्रवाई की जाएगी, उनको गौशाला भेजा जाएगा। उसी तारतम्य में अभी ग्राम पंचायत लालबरा पांडरवानी की तरफ से आज 5 जानवरों को हमने पकड़े हैं और इन 5 जानवरों को गौशाला भेजा जा रहा है। और माननीय कलेक्टर महोदय का तो आदेश हुआ है कि जो भी जानवर पकड़े जाएंगे लावारिस आवारा, इनको जो है सीधे राजसाज किया जाएगा, क्योंकि ये जानवर किसानों के खेतों को जहाँ नुकसान पहुँचाते हैं वहीं इन जानवरों से बहुत सारी आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही है, आए दिन लोगों की मौत हो जाती है गाड़ियों से टकराने के कारण। जैसे आप लालबरा में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 23 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पर्व के एक दिन पूर्व 22 अगस्त को नगर मुख्यालय में बाजार गुलजार रहा।
नगर के चौक चौराहों में जहां कुम्हारों के द्वारा अनेक आकृतियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों का निर्माण कर बिक्री के लिए लाया गया। शहर के लोगों को बहुत जल्द नए बस स्टैंड की सौगात मिल सकती है। इसके लिए बाकायदा जमीन चिन्हित कर ली गई है और बहुत जल्द सारी व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर नए बस स्टैंड की विधिवत शुरुआत की जाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि पुराना बस स्टैंड पुरानी जनसंख्या के अनुसार था। पहले महज 50 बस चलती थी, आज 300 से अधिक बस ऑपरेट होती है। इस कारण इस स्थान पर बस स्टैंड संचालन करने से निश्चित ही यातायात व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। उनकी पहली प्राथमिकता के अनुसार शहर से 4 किलोमीटर दूर गोंगलई में बस स्टैंड के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। सारी सुविधाएं उपलब्ध होते ही बस स्टैंड यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरा प्रयास यह शुरू से मैंने ये चाहा है कि ये बस स्टैंड हमें शहर के बाहर शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अब जब ये बस स्टैंड बनाया गया तो उस समय शहर की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या में लगभग 10 गुने का अंतर आ चुका है। तब शहर से 50 बसें ऑपरेट होती थी, आज की डेट में 200 से 250 बसें शहर से ऑपरेट हो रही हैं। दूसरी समस्या ये है कि बसेज जो है बस स्टैंड चूँकि छोटा है इसलिए अन्य कई स्थानों पर खड़ी रहती हैं। तो पहला प्रयास तो हमारा ये है कि बस स्टैंड को बाहर बनाया जाए। इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है, लेकिन अप्रोच रोड का थोड़ा समस्या है। इस कारण से बस स्टैंड को तुरंत तत्कालिक रूप से शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। बाकी जगह चिन्हित कर दी गई है। जैसे ये जगह गोंगलई के पास एक जगह है, वहाँ पे 1-2 जगह और हैं जहाँ पे चिन्हित की है। गोंगलई के पास 2-3 जगह चिन्हित की है, उनमें से जो भी सूटेबल जगह होगी जनता लोग यहाँ चाहेंगे वहाँ बनाया जाएगा। तत्कालिक रूप से ये प्रयास किया गया था कि बस स्टैंड को इसी बस स्टैंड को जितना है उसको व्यवस्थित किया जाए। उसमें अभी समस्या ये हुई, जैसे ही काम शुरू किया गया उसमें लाइन डालकर उसमें बेसिकली लाइनिंग डाल करके बसों की स्थिति को व्यवस्थित करना था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं बारिश की स्थिति के कारण ये काम थोड़ा सा डिले हुआ है। जैसे ही मौसम खुलेगा वैसे ही बस स्टैंड को व्यवस्थित करने की कार्रवाई पुनः की जाए। निश्चित ही अन्य शहरों की तरह अब बालाघाट जिला मुख्यालय में भी बस स्टैंड शहर से बाहर शिफ्ट करने की जरूरत बीते वर्षों से महसूस की जाने लगी है। लेकिन गोंगलई में बस स्टैंड शुरू किए जाने के लिए बड़ी समस्या यहां से निकलने वाली अप्रोच रोड है, जिस पर अभी काफी काम किया जाना बाकी है। बड़ी समस्या यह है कि गर्रा गोंगलई बाईपास पर वन विभाग द्वारा पेड़ कटाई की अनुमति नहीं मिलना, जिस कारण सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण इस पर बस संचालन करना बेहद कठिन काम है। लेकिन इसके अलावा गौरव पथ के रास्ते पॉलिटेक्निक चौराहा होते हुए गोंगलई तक पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए पॉलिटेक्निक चौराहा से जागपुर घाट तक सड़क चौड़ीकरण कार्य किए जाने इस समस्या का हल निकल सकता है। लेकिन देखना अब यह है कि प्रशासन बस स्टैंड को नए बस स्टैंड तक लाने में क्या जुगत लगाती है और कब तक यह प्रयास सफल हो पाता है। कन्या शिक्षा परिसर बालाघाट की छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी को एक ज्ञापन सौंपकर उनके प्राचार्य का स्थानांतरण कर उनकी जगह महिला प्राचार्य की नियुक्ति किए जाने की मांग की। साथ ही बालिकाओं ने प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जिसका संज्ञान लेते हुए डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी ने मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही। कन्या शिक्षा परिसर में अध्ययनरत छात्रा प्रीति लांजेवार ने बताया कि उनके प्राचार्य वाईके डोंगरे के द्वारा अभी तक उन्हें स्टेशनरी नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने कॉमर्स के टीचर की व्यवस्था भी नहीं की गई। छात्राएं जब भी उनसे इस विषय पर बात करती है तो प्राचार्य उन पर गुस्सा करते हैं। हमारी मांग है कि कन्या शिक्षा परिसर में पुरुष प्राचार्य की जगह महिला प्राचार्य की भर्ती की जाए। हम लोग अपनी मांग पूरी करने आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनका नेचर जो है बहुत बेकार है और कुछ हमारी मांगे हैं वो पूरी हो। जो हमारी स्टेशनरी है वो पूरी नहीं हो पा रही है, उन्हें कुछ दिक्कत आ रही है उसमें। सर जो है हमारी पूरी स्टेशनरी नहीं दे पा रहे और हमारी छात्रवृत्ति वगैरह नहीं डल पा रही है और हमारे स्कूल में जो सब्जेक्ट्स खुले हैं कॉमर्स के उनके टीचर्स भी नहीं हैं। तो क्या मतलब कि क्यों चाहते हैं उनको, कैसा नेचर में ख़राब है, किस प्रकार से बिहेव करते हैं? सर जब भी वो बात करते हैं हमेशा गुस्से वाले मूड में बात करते हैं। अच्छा, सभी बच्चों से? क्या नाम है प्राचार्य का? माननीय वाईके डोंगरे, योगेश कुमार डोंगरे। अच्छा,
इस कारण से आप चाहते कि वो स्कूल से अलग हो जाएं? हमारे स्कूल से किसी बॉयज़ स्कूल में प्राचार्य। आपको महिला प्राचार्य चाहिए मतलब? यस सर। छात्रा तनिष्का लीलारे ने बताया कि उनके प्राचार्य ने अब तक उन्हें ड्रेस व टाई उपलब्ध नहीं कराई है, जबकि शासन से इसका आवंटन प्राप्त हो चुका है। स्टेशनरी गणवेश के लिए बात करने पर प्राचार्य गुस्सा करते हैं। छात्रा ने बताया कि हमारे प्राचार्य का व्यवहार अच्छा नहीं है, छात्राओं की मांग पूरी नहीं करते और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देते, जिसके चलते छात्राओं की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही। सर जब हमने वाई के डोंगरी सर जी से बोले कि सर टाई नहीं मिलती क्या, तो सर बोल रहे थे कि तुम लोग को फांसी लगना है क्या, ऐसा बोल रहे थे। तो क्या मांग लेके आप आए हो कलेक्ट्रेट में आज? सर आप क्या चाहते हो? सर हम लोगों को कुछ यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है। यूनिफॉर्म नहीं मिल रही है? और सर 6 वाले को लेगी और बैग मिली, पर हम लोग को नहीं मिली। अच्छा, और कोई समस्या? नो सर, गुस्से से बात करते हैं। गुस्से से बात करते हैं? यस सर। सब लोग से? यस सर। अच्छा, तो इससे आपको परेशानी होती है? यस सर। डिप्टी कलेक्टर अशोक मांझी ने बताया कि कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर छात्राओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने प्राचार्य के विरुद्ध कई शिकायतें की है। साथ ही गणवेश व स्टेशनरी का वितरण नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा प्राचार्य की कार्यशैली व आचरण ठीक न होने की जानकारी दी है। ज्ञापन का संज्ञान लेकर मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज कन्या परिसर साला बालाघाट के सारे स्कूल के ही बच्चे लगभग काफ़ी 100-125 बच्चे आए थे, छोटे बड़े सभी थे उसमें। उनने लिखित में प्राचार्य जो कन्याशाला परिसर के प्राचार्य है उनके विरुद्ध उन्होंने शिकायत की है कि जो यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जो पैसा आता है उसका सही तरीके से वितरण नहीं किया जा रहा है, उनको यूनिफॉर्म नहीं दी जा रही है। ये एक शिकायत है। दूसरी शिकायत उनने उनके व्यक्तिगत कार्यशैली को लेके आरोप लगाया है कि उनका आचरण ठीक नहीं है और स्कूल में वो प्रातः 8 बजे आ जाते हैं, कोई उस समय पे अगर आ जाता है तो उनको वो डांटते हैं कि आप इतने जल्दी क्यों आ गए हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत बातें लेकर उनने काफ़ी शिकायत की है। उसका परीक्षण करके अब आज जो बच्चों ने ज्ञापन दिया है तो इसकी गहराई तक हम जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि गहराई में जाने पर सारी बातें निकल के आ जाएगी। वो मेरे वहीं दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान कन्याशाला परिसर के वरिष्ठ प्राचार्य वाई के डोंगरे ने बताया कि उन्हें छात्राओं की आड़ लेकर फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने बताया कि बालिका छात्रावास अधीक्षक के उनका करीब 1 माह पूर्व ही स्थानांतरण किया जा चुका है, लेकिन आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा के द्वारा उन्हें अब तक रिलीव नहीं किया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा 1 सप्ताह पूर्व पत्र लिखा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा है, क्योंकि मेरा पद सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा के समांतर है। वरिष्ठ प्राचार्य श्री डोंगरे ने बताया कि गणवेश को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है। 15 अगस्त के पूर्व ही छात्राओं गणवेश का वितरण किया जा चुका है, शेष गणवेश का वितरण होना बाकी है। उनके ऊपर छात्रों के माध्यम से जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह से निराधार है। स्थानीय गुरु नानक धर्मशाला में उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब बाहर से आए एक एनजीओ संगठन के द्वारा 1200 रुपए के एवज में व्यापारियों को प्रशिक्षण देने की कवायद करते देखा गया। व्यापारियों एवं दुकानदारों के विरोध के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने मामले की जांच कराई। प्रिंट आउट नहीं रखे क्या? एक रखना चाहिए, फाइल अपने को मेंटेन करना चाहिए। नहीं सब मेंटेन करना चाहिए। देखिए ये प्राप्त
प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय गुरु नानक धर्मशाला में छोटे दुकानदारों, व्यापारियों एवं होटल व्यवसायियों को ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा प्रशिक्षण के नाम पर 1200 रुपये लिए जा रहे थे, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों एवं व्यवसायियों ने इसका यहाँ कहकर विरोध किया कि संबंधित विभाग अथवा प्रशासन की ओर से हमें कोई लिखित सूचना एवं जानकारी नहीं दी गई। एक महिला द्वारा फोन आता है कि आपका जो लाइसेंस है खाद्य विभाग से मिला हुआ है, उसको लेके और आधार कार्ड को लेके आप गुरु नानक धर्मशाला पहुँचिए, वहाँ ट्रेनिंग होगी और 1200 रुपये की रसीद काटी जाएगी। मैंने उनसे कहा भाई मैं धार्मिक वेयर हाउस का मालिक हूँ, वेयर हाउस में मुझे क्या ट्रेनिंग दी जाएगी? बोले नहीं वो आपको वहाँ जाना है। जब मैं यहाँ पहुँचा आधार कार्ड और लाइसेंस की कापी लेके, मेरे पास 2 जगह का लाइसेंस है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का भी है और कलेक्टर खाद्य विभाग वाला का। जब यहाँ पहुँचा तो मैंने रसीद देखा तो इन भाई साहब से पूछा तो इन भाई साहब का कहना है कि आपको रसीद कटाना है कटाओ, नहीं कटाना है मत कटाओ। तो मैंने इनकी रसीद पढ़ा तो इसमें मेरे को एक NGO बता रहे हैं ये लोग, इसमें जब 1200 रुपये ले रहे हैं तो गोल सील नहीं लग रही। यहाँ SDM साहब, कलेक्टर साहब, थानेदार, शासकीय विभाग का कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये 1200 रुपये की रसीद काट रहे हैं, पैसे को झोली में डाल रहे हैं और कोई बात करता है तो उसको बोलते हैं कटाना है कटाओ, नहीं कटाना है मत कटाओ। फिर भी मैंने इनसे कहा कि भाई हमको आप क्या ट्रेनिंग दोगे वेयर हाउस चलाने के लिए? वेयर हाउस चलाने के लिए तो दिल्ली और भोपाल के बहुत सारे अधिकारी आए दिन आते हैं, मापदंड रहता है, पूरे राइस मिलर्स चावल चेक करा के उसमें चावल रखते हैं। आपको हमारे को ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है? लाइसेंस था वो हमने ले लिए, पर ये रसीद में आज भी हमको डाउट परिस्थिति है। अगर ये 1200 रुपये ले रहे हैं और इनका एथेंटिक है तो इन्होंने SDM साहब का परमिशन लाना चाहिए, कलेक्टर साहब का परमिशन लाना चाहिए। और ऐसे छोटे छोटे पान ठेले वाले, गुरमुटी वाले, होटल वाले, छोटे छोटे सैकड़ों दुकानदारों से इन्होंने 1200 रुपये लेते जा रहे हैं, झोले में भरते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि वो छोटी सी गुरमुटिया वाला दुकान 1200 रुपये में कमाने में उसको 4-5 दिन लग जाते हैं। मात्र फोन करके बुलाया गया और 1200 रुपये किस बात के लिए जा रहे हैं, जबकि NGO के द्वारा कोई भी अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पक्की सील ठप्पे वाली रसीद भी नहीं है। और यह प्रशिक्षण निजी भवन में आयोजित किया गया, कोई शासकीय अधिकारी उपस्थित नहीं है। कुछ दुकानदारों ने इसमें अवैध वसूली करार दिया। इस लाइसेंस में आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2022 तक है कि हमारा लाइसेंस वैलिड है करके, उसको लेके हम पहुंचे, आधार कार्ड लेके पहुंचे यहाँ पे। जब यहाँ के देखिए तो अन्य भाइयों के द्वारा, व्यापारी भाइयों के द्वारा ये देखने में आ रहा है कि उनको एक NGO के मार्फत एक रसीद दी जा रही है, जिसमें एक SUNY का एक NGO के नाम डला हुआ है करके। यहाँ पे ना गवर्नमेंट के कोई भी सिंबल संबंधित कोई भी ऐसे दस्तावेज इनके द्वारा पेश नहीं किए जिससे मालूम पड़ सके हमें कि यह एथेंटिक है करके। तो इसी चीज का डाउट हुआ, इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। इसकी मतलब शासन की ओर से ऐसी कोई सूचना या जानकारी आपको? नहीं, कोई जानकारी नहीं सर, कोई जानकारी, और शासन का भी कोई व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित नहीं है। क्या लगता है आपको ये सब क्या चल रहा है? हमको तो यही लग सकता है जैसे अन्य घोटाले और जैसे फोर्जरी हो रही है वही चीज समझ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना श्रम काला की रसीद तो इनके सिंबल बना जाना, कोई सील है ना कोई ना ही कोई एथेंटिक अधिकारी यहाँ पे। उनका कहना था कि हमारा नियम के अनुसार ऑनलाइन पंजीयन कराया है, जिसका निर्धारित शुल्क भी हमने दे दिया है, और फिर प्रशिक्षण के नाम पर अब छोटे व्यापारियों को 1200 रुपये लेना कहां तक उचित है। विभाग को प्रशिक्षण देना है तो वह लाइसेंस देने के पहले प्रशिक्षण दे। जो ट्रेनिंग दे रही थी संस्था, उसके हमने पूरे दस्तावेज चेक किए हैं। इनको जिले से भी पत्र मिला है, 24 जून का पत्र है, जिसमें सभी खाद्य संबंधित कारोबार करने वाले जितने भी दुकानदार है, होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट है, इन सभी को ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, जिसके तहत यहाँ पर आज ट्रेनिंग दी जा रही थी। और जो पत्र दिया गया उसमें फीस भी निर्धारित कर रखी है जिले से, जिसमें 1200 रुपये छोटे लाइसेंसधारी है और जो स्टेट और सेंट्रल लाइसेंसधारी है उनके लिए 2000 रुपये की फीस फिक्स कर रखी है। आपके द्वारा जैसे बोला गया था कि जो रसीद दी जा रही है उसमें कोई सील नहीं है, इस संबंध में मैंने भी बात करी है इनके जो संस्था के अधिकारी से। इनके द्वारा कहा गया है कि अभी सील लगा के दे रहे हैं और वो भी रास्ते में सील लेकर आ रहे हैं, सील लगा के दे रहे हैं। और दूसरी बात कि जो पहले लाइसेंस ले चुके हैं, लाइसेंस लेना और ट्रेनिंग अलग चीज़ है। वो जो पहले इन्होंने जो फीस जमा करी वो लाइसेंस की थी। ये इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पत्र है ये 6 अक्टूबर 2017 का, इसमें उल्लेख कर रखा ट्रेनिंग के बारे में ये। और दूसरी बात इसमें ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, जितने भी खाद्य से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो ये जो फीस ली जा रही है वो ट्रेनिंग की फीस ली जा रही है, लाइसेंस की नहीं। पंचायत निर्माण कार्यों में हेराफेरी कर शासकीय राशि के गबन किए जाने का एक ताजा मामला सामने आया है,
जिसमें जनपद पंचायत बैयर गढ़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत जैतपुरी के निवासियों ने गांव के सरपंच पर अनियमितता बरतने, शासकीय राशि का दुरुपयोग करने, राशि का गबन करने सहित फर्जी मास्टर रोल भर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने जिला पंचायत में ज्ञापन सौंपकर पंचायत में हुए निर्माण कार्यों की जांच कराए जाने व सरपंच को पद से पृथक कर कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की। शालिग्राम पंद्रे बताते हैं कि वे कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही। ये सर पंचायत से संबंधित शिकायत है, जिसके बारे में हम पहले भी सूचना दे चुके हैं। ये सब रजिस्टर्ड है और पावती भी है हमारे पास। तो सीएम हेल्पलाइन भी हमने 2-3 बार किया है, इसमें अभी तक कोई सुनवाई नहीं आ रहा है। मतलब सीएम हेल्पलाइन सिर्फ बोलने के लिए है कि फिर ये सब पंचायतों में जो कुछ सीसी रोड हैं जिसको चालू नहीं किया गया है, भुगतान आज से 1 साल पहले कर लिया गया है। इसका ब्यौरा है हमारे पास, किस किस डेट में भुगतान हुआ है। और पुलिया, जो एक पुलिया बना है महाजन टोला में, उसमें उसका भुगतान लगभग 8 पाइप खरीद दिया गया है उसके नाम पर, और 2 ही पाइप नए लगाए हैं, बाकी पुराने पाइप डालकर वो लिपापोती कर दिया गया है। ग्रामीण गेंदलाल मरकाम ने बताया कि हमारी पंचायत में सरपंच के द्वारा लगातार घोटाले किए जा रहे हैं और फर्जी लोगों का नाम मास्टर रोल में भरकर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो लोग निर्माण कार्य में काम करते हैं उन लोगों का पेमेंट नहीं किया जाता, वहीं जिन लोगों के नाम फर्जी रूप से भरे जाते हैं उन लोगों को पेमेंट कर दिया जाता है। गाँव में हुए जाँच कराए जाने को लेकर कई बार ज्ञापन सौंपा गया है। 25 जून 2018, 17 अगस्त 2019 को जन सुनवाई में भी आवेदन कर चुके हैं। जनपद पंचायत सीईओ को भी आवेदन सौंपा गया है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। जनपद पंचायत के अधिकारियों के द्वारा कई बार उनके गांव में आकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किए जाने की बात कही गई, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी गांव में हुए निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नहीं पहुंचा, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधिकारी भी ग्राम के सरपंच को बचाने की कोशिश में है। देते हैं उसमें क्या है कि मेंबर यानी फर्जी उन्हीं के घर से, उन्हीं के नामों से, जो जैसा जितना गए उनका तो नाम सही है, लेकिन उससे और भी फर्जी नाम से उनका पैसा निकाला जा रहा है। और जो सही तरीके से जो काम करते हैं, उनका जो मेहनत करते हैं, उनका राशन नहीं मिल पाता, लेकिन वो फर्जी वालों को जल्दी मिल जाता है। कौन लोग हैं फर्जी? क्या उसके चहीते हैं सरपंच के? हाँ, मतलब उन्हीं के मतलब बॉडी हैं, तो उन्हीं के जैसा कारनामा होता होगा, ऐसा करना वैसा करना, ये सारी सरपंच के मतलब माध्यम से होता है। मेरे क्या अंदाज़ा तो वही है कि साठगांठ के नाते सरपंच को बचाना चाहते हैं, इसलिए इंक्वायरी सही ढंग से नहीं होता। और हम चाहते हैं ग्रामवासी विकास हो और मैं सक्षम रूप से, सच्चाई रूप से उनका निराकरण किया जाए। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नए मतदाता नाम जोड़ सकते हैं। राजस्व निरीक्षक RL राहिंडाले बताते हैं कि नगर पालिका में रोजाना कार्यालय समय पर 30 अगस्त तक नए मतदाता और ऐसे ही मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची से अलग हो चुके हैं, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। ये आगामी नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य किया जाना है और इसमें दिनांक 21 से यानी आज से 30 तारीख तक कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 तक जो हमारे सम्मानीय मतदाता है नगर के वार्ड क्रमांक 1 से लेके 33 तक, जिनका नाम छूट गया हो या कोई मतदाता मृत हो गया हो या किसी का नाम गलत है, उस नाम में संशोधन किया जाना है। इसके लिए सारी कार्यवाही यही राजस्व शाखा नगर पालिका में हमारे प्राधिकृत कर्मचारी बैठे हुए हैं। इन्हीं के पास आकर इन बातों का समाधान किया जा सकता है। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर जरेरा पंचायत की जोधी टोला पहुंच मार्ग 2 किलोमीटर निर्माण कार्य के लिए 2 महीना पहले गिट्टी बिछाई गई थी। उसके बाद अधिकारी भूल गए और जनता आज परेशान है।
पद्मेश न्यूज ने एक माह पहले भी इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। इस दौरान अधिकारियों ने बड़ा ही रटाया जवाब और आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। समय बीता, अधिकारी भूल गए, लेकिन सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए हमने एक बार फिर पता किया तो जोधी टोला सड़क के विषय में तो पता चला कि स्थिति जस की तस है। बारिश शुरू हो गई और लोगों को आवाजाही के लिए परेशानी हो रही है। नतीजा, सड़क निर्माण कार्य से अब हर कोई पल्ला झाड़ रहा है। जरेरा सरपंच संतोष सिरसागर बताते हैं कि इस विषय पर उनके द्वारा हर जगह गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन नतीजा जैसे कि वैसे। सर परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। वो सड़क आज जिस हालत में, शायद ये सड़क गर्मी में होती तो परेशानी होती। फिलहाल तो बरसात सीजन चल रहा है, पैदल चलना भी दुर्लभ हो चुका है वहाँ पर। और वो जो मुख्य सड़क है वो जोधी टोला 1 ग्राम जो आता है उससे जुड़ी हुई है। किसी प्रकार कोई आज कोई आपत्तिक घटना घट जाए या कोई बीमारी हो जाए तो उस ग्राम में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो क्या लगता है आपको, अधिकारी लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं उस सड़क को अभी तक? सर मेरे स्तर पर भी अधिकारियों से बात की गई और आपके मीडिया के माध्यम से भी पत्रकारिता की गई है, तो उसके बावजूद भी अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब सर मजबूर हो चुके हैं पूरे ग्रामीण जनता के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए। अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, बस आखिरी रास्ता वही है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शासन से किसी प्रकार का कोई काम कराने के लिए या तो मीडिया या फिर आंदोलन। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आरपी ठाकरे बताते हैं कि इस विषय पर उनके द्वारा ठेकेदार को पूर्व में जानकारी दी जा चुकी है कि वे जल्द से सड़क के विषय में जानकारी ले, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। शहर के गर्रा स्थित वैनगंगा नदी के छोटे पुल से एक मोटरसाइकिल नदी में गिर गई, जिसे निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की रेस्क्यू टीम ने 9 घंटे तक कड़ी मशक्कत की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वह टीम खाली हाथ वापस चले आई। आपको बता दें कि 21 अगस्त की रात को 2 युवक वैनगंगा छोटे पुल पर भ्रमण करने गए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि वे मोटरसाइकिल खड़ी करके पुल के किनारे बैठे हुए थे। इस दौरान वहां अचानक गाय आ गई और वह गाड़ी को गिराते हुए आगे निकल गई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा आपदा प्रबंधन की टीम को दी गई। टीम ने 22 अगस्त को छोटे पुल के नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं मिली। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही छोटे पुल के नीचे जाने की मनाही की गई है। इसके बाद भी यह युवक रात के अंधेरे में कैसे छोटे पुल के नीचे चले गए, यह चर्चा का विषय है। इसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम कैसे इनकी बातों में आ गई और गाड़ी खोजने के लिए 9 घंटे तक पसीना बहाते रही, अब यहाँ भी चर्चा चल रही है। क्या युवकों के द्वारा सही जानकारी दी गई? क्या आपदा प्रबंधन की टीम बिना किसी पुख्ता जानकारी के मोटरसाइकिल की खोज में लग गई, या फिर मामला कुछ और है? मामला जो भी हो, लेकिन यह दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। बड़े पुल से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति आपदा प्रबंधन की टीम को देखकर रुक जाता। इस दौरान तरह तरह की चर्चाएं चलती कि शायद कोई नदी में डूब गया है, शायद किसी ने बड़े पुल से छलांग लगा दी है, शायद कोई छोटे पुल से कूद गया है, और न जाने क्या क्या चलता रहा। अंत में जब लोगों को पता चला कि छोटे पुल से मोटरसाइकिल नीचे गिर गई है और आपदा प्रबंधन खोज रही है, तो लोग सुनकर आगे निकल जाते। गाड़ी लेके आया था, गाड़ी यहाँ खड़ा किया और गैया ने धक्का मारा, गाड़ी नीचे पलट गया, हम लोग नीचे भी यहाँ गिर गए, खड़े थे हम लोग। किन के साथ में आए थे? दोस्त के साथ। अच्छा, क्यों आए थे यहाँ पर? ऐसे ही घूमने आए थे, भुट्टा खाने आए थे हम, भुट्टा लेकर नीचे उतरे, तो नीचे गाड़ी यहाँ खड़ा किए, गैया से लगा वो गाड़ी नीचे गिर गया, हम लोग चले गए, थोड़ी देर इंतजार किए, बाद में सुबह में हम रिपोर्ट किए। तो पुलिस उसको रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? हाँ भैया ने। हाँ, कंट्रोल में सूचना मिली है कि अज्ञात व्यक्ति की बाइक गिरी, पल्सर बाइक है, वो गिरी है, तो बस रेस्क्यू कर रहा है, ढूंढ रहे हैं। तो कितने देर से रेस्क्यू कर रहे हैं? करीब अभी 2 घंटे हो गए सर। तो कुछ सफलता हासिल हुई? भैया अब पानी के अंदर है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है अपनी। अच्छा, क्या जानकारी लगी, क्या बताया कुछ उस युवक ने? बताया रात में 11 बजे करीब उसकी बाइक के यहाँ पर खड़ी थी, तो गाय थी, 2 गाय लड़ रहे थे, तो उसको धक्का लगा, तो वो बाइक के धक्के लग के वो नीचे नदी में गिरी। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। शुक्रवार को घर घर में विराजेंगे कृष्ण जी, जगह जगह फोड़ी जाएंगी दही हांडी। जिले की 2 बेटियों ने सिविल जज की परीक्षा में मारी बाजी, समाज में पेश की अलग मिसाल।
सोलर लाइट में गबन, लहंगा कनार के सरपंच सचिव पहुंचे जेल। गोंगलई में होगा शहर का नया बस स्टैंड, व्यवस्थाएं पूरी होते ही शुरू हो जाएगा संचालन। अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत, कटंगी, नामता और रूपजर थाने की घटना। महाविद्यालय में सीएलसी राउंड की सूची आते ही शुरू हुई दाखिले की दौड़, एक सीट पर टिकी छात्रों की नजर। और 2 महीने बाद भी जोधी टोला सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ है पूरा, सड़क पर बिछी गिट्टी, आवागमन में परेशानी। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।